आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके का जो पेज नंबर अगर हम बात कर ले तो लूसेंट जीके का पेज नंबर 4 का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्प करते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको लूसेंट जीके जो पेज नंबर 4 का जो क्वेश्चन हम लोग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं ना, जो कि हर बार पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें और कोशिश करें, ट्राई करें कि आप जो है ना अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न की, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसका सूचक है? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों उत्पादन, ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें कहता है आई, ऑप्शन सी की बात करें तो बचत, ऑप्शन डी है उपभोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्पादन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसका सूचक है? तो उत्पादन का सूचक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे? तो ऑप्शन ए में है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी है फलों का उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। याद कर लेना आपको कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को रिपीट कर लेते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी है फलों का उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1955। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1955। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश की नकल पर आधारित है? पंचवर्षीय योजना किस देश की नकल पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा, यानी सोवियत संघ रूस। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पंचवर्षीय योजना किस देश की नकल पर आधारित है? तो रूस के जो देश है उसके नकल पर आधारित है। अगर हम फिर से एक बार रिवीजन कर ले तो कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना किस देश की नकल पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1931, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों। जैसे कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1930, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है मूल्य वृद्धि, ऑप्शन बी में है मूल्य घटाव, ऑप्शन सी में है बेरोजगारी, ऑप्शन डी उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मूल्य वृद्धि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है मूल्य वृद्धि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है मूल्य वृद्धि, ऑप्शन बी में है मूल्य घटाव, ऑप्शन सी में बेरोजगारी, ऑप्शन डी उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मूल्य वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है दोस्तों कि योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न 8 में कहते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 2012 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2018 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2014 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2012, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2018। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि एनआईटीआई आयोग का गठन कब हुआ? एनआईटीआई आयोग का गठन कब हुआ?
तो ऑप्शन ए में है 2012 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में, ऑप्शन डी है 2016 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि एनआईटी आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2012, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2016। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2015 में गठन हुआ था एनआईटी आयोग का। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है, अगर हम ध्यान से देखें, कृषि आयकर वसूलने का अधिकार किसके पास है? तो कृषि जो आयकर है वो वसूलने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है पंचायत, और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो जो कृषि आयकर जो वसूलने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है पंचायत, ऑप्शन डी है नगर निगम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा राज्य सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कृषि आयकर वसूलने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सरकार के पास है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दादा भाई नेहरू जी इसका करेक्ट आंसर है। कहता है कि गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने दी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन ए में है दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है बैंकिंग, ऑप्शन डी है खनन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर। कहता है सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो बैंकिंग आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है उद्योग, ऑप्शन सी में है बैंकिंग, ऑप्शन डी में है खनन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में केवल कृषि, ऑप्शन बी में केवल उद्योग, ऑप्शन सी में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मेल, ऑप्शन डी है विदेशी निवेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मेल हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है केवल कृषि, ऑप्शन बी है केवल उद्योग, ऑप्शन सी में है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मेल, ऑप्शन डी में विदेशी निवेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है दूध, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है तेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें कहता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है दूध, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है तेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारतीय मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है संसद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 के ऊपर हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है संसद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कौन कहलाते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें, तो इसमें कहता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी में है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो ऑप्शन ए में है 1950 से 55, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी है 1952 से 57, ऑप्शन डी 1955 से 60। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 56 इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो 1951 से 1956 में थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, इसमें कहते हैं कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो ऑप्शन ए में 1950 से 55, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी है 1952 से 57, ऑप्शन डी 1955 से 60। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1951 से 56 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2010, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी 2016। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
यानी 2014 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2014 में शुरू हुआ। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें तो कहते हैं कि जन धन योजना शुभारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन सी डी है 2016 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो ऑप्शन ए में हर 3 वर्ष में, ऑप्शन बी हर 4 वर्ष में, ऑप्शन सी हर 5 वर्ष में, ऑप्शन डी हर 10 वर्ष में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हर 5 वर्ष में होता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो कितने वर्षों में होता है? तो हर 5 वर्ष में होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या है कि भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में एयर इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय रेल, ऑप्शन सी है ओएनजीसी, ऑप्शन डी है BHEL। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय रेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो भारतीय रेल है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है एयर इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय रेल, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है BHEL। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय रेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद का संबंध है। ऑप्शन ए में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध, ऑप्शन बी है पंचायत व राज्य के संबंध, ऑप्शन सी है नगर निगम, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्र व राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद का संबंध है। तो भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद का संबंध है। ऑप्शन ए में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध, ऑप्शन बी है पंचायत और राज्य, ऑप्शन सी है नगर निगम, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी है शेयर व प्रतिभूतियां, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी शेयर और प्रतिभूतियां हो जाते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है। ऑप्शन ए में मुद्रा, ऑप्शन बी है शेयर व प्रतिभूतियां, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी शेयर व प्रतिभूतियां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें कहता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1975, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 2000। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1982 में हुआ था। ठीक है, तो कहता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? ऑप्शन ए में मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन बी है कर वृद्धि, ऑप्शन सी है मौद्रिक नीति, ऑप्शन डी है आयात नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मौद्रिक नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है जो मुद्रास्फीति को जो नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो मौद्रिक नीति है सबसे प्रभावी साधन। तो प्रश्न संख्या 24 का रिवीजन कर ले तो कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है। ऑप्शन है मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन बी है कर वृद्धि, ऑप्शन सी है मौद्रिक नीति, ऑप्शन डी है आयात नीति, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी मौद्रिक नीति। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है यानी विश्व व्यापार संगठन का, तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिनेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जिनेवा में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिनेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे चैनल्स पे आते रहते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं, है ना, ताकि आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी में अच्छे से हम हेल्प कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि आपकी कोई भी कॉम्पिटिशन की जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो इस तरह के जो वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल जोन में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में